As Madam had just shared with us, this was originally entitled Aankha Dhanni Chain Vidyarthi, composed by the Honorable Prime Minister, sir, when he was not in power. लगता है शिक्षा मंत्री को विश्वविद्यालय में बहुत कुछ सिखाना जरूर। अपने बीएचयू के वाइस चांसलर गिरीश त्रिपाठी जी, ये बहुत अच्छा अनुवाद जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के कविताओं का किया है संस्कृत में, डॉक्टर राजलक्ष्मी श्रीनिवासन जी, चंद्रमा पांडे जी, कुमार पंकज जी, सभी मान्यवर, पद्म पुरस्कार से विजेते भी यहाँ 7-8 लोग बैठे हैं। ये मुझे बहुत गौरव में अनुभव कर रहा हूँ, और बाकी सभी अध्यापक, प्राध्यापक, छात्र और मीडिया के हमारे भाई। कविता में एक अद्भुत ताकत होती है, थोड़े शब्दों में कितना बड़ा अर्थ। और मुझे लगता है कविता के लिए एक सृजनशील मन की जरूरत होती है और एक विचार होना जरूरी होता है। जब विचार है तो आप भले दूसरे क्षेत्र में हो, लेकिन कविता ऐसी ही जन्म लेती है। शांति स्वरूप भटनागर एक महान वैज्ञानिक, लेकिन जिस तरह से मैं तो इसका कायल हो गया जब से मैंने पहले कुल गीत सुना। ये सर्व विद्या की राजधानी, 3 शब्दों में कितना अर्थ उन्होंने समाहित किया, प्रसारित किया। जब मैंने ये पहली दफा सुना, सभी कुलपतियों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बुलाया था, तब मैंने ये पहले सुना। फिर मैंने उसका मैन्युस्क्रिप्ट लिया, कविता क्या है पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन मैंने तय किया, और हर विश्वविद्यालय का एक न एक कुलगीत होता है, अच्छा होता है, कोई अच्छे कवि ने लिखा है, अच्छा। और ये ओंकारनाथ ठाकुर जी ने किस तरह से संगीत में सजाया है कि आज भी आदमी डोले मन से गाए। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने ये तय किया कि सभी अच्छे कुलगीतों को इकट्ठा करके उसका अच्छा सीडी निकाले। बाकी तो बहुत निकलती है, लेकिन ये भी लोगों के गाड़ी में चले, वो बहुत अच्छा। एक भारतीय संगीत का भी उसमें अच्छा दर्शन है। विद्या के बारे में इतनी कविता, क्योंकि मूल ये सारी कविताएं विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में है। ऐसा एक नया मुझे कार्यक्रम, ऐसे ही मुझे रोज कार्यक्रम सूझते हैं और मैं करता रहता हूँ, तो ये भी जल्दी प्रकाशित करेंगे हम। आज मुझे इसलिए खुशी हुई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित कविताएं जिंदगी भर में, उन कविताओं का अनुवाद है जिन्होंने तमिल में भी किया, जिन्होंने संस्कृत में भी किया। राजलक्ष्मी जी का नयनमिदं धन्यम, क्योंकि मूल है आँख आँख धन्य छे। आखिर जीवन में हम आते हैं तो एक हमेशा कहते हैं कि दुनिया को देखा, जीवन को देखा, समझा, आँख धन्य हो गए। तो ये जो दिया है हमें प्रकृति ने, उस प्रकृति के भाव को प्रकट करने वाली उनकी मूल कविता है और उसका सशक्त अनुवाद। और इसके कार्यक्रम को आज हम यहाँ कर रहे हैं, मुझे इसलिए बहुत खुशी हुई। और एक और भी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन बनारस के तो सांसद है। और इसलिए आपका तो ज्यादा अधिकार बनता है। तो ये प्रकाशन कहाँ करे, तो बीएचयू में होना चाहिए था। यही करेक्ट, बहुत सही जगह है, और इसलिए मुझे आया। मैं विचार कर रहा था
अटल जी की तो कविताएं मैंने वो गाकर सुनाते थे कवि सम्मेलनों में भी। आज भी वो हमारे सबकी प्रेरणा है। और अटल जी गणमान्य बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हमें समझना चाहिए नेहरू जी, गांधी जी भी बहुत अच्छे लेखक थे। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, वो भी अच्छे चित्रकार थे। सभी प्रधानमंत्रियों में ये और बाकी राजनीति एक ऐसा विषय है कि राजनेता कहते ही मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मोस्ट अंडररेटेड प्रोफेशन इज पॉलिटिक्स। क्योंकि राजनीति यानी कुछ गंदी चीज है, ऐसा भाव पैदा हो गया। तो राजनीति ऐसी नहीं है। आप सामाजिक कार्यकर्ता होते हो तो कैसे होते हो? संवेदना होती है, कलाकार में भी होती है। वो सेंसिटिविटी ही आपको अलग बनाती है। अपने पांव में कांटा चुभे तो किसी को भी दुख होगा, लेकिन दूसरे के पांव में कांटा छुपा है तो जिसको दुख होता है वो कलाकार होता है, वो संवेदनशील व्यक्ति होता है। और राजनीति मूलतः सामाजिक काम है, सामाजिक कार्य है, और सामाजिक कार्य में वो संवेदना होने के बाद ही आप लंबे समय तक काम कर सकते हो। तो राजनेताओं के प्रति मुझे कहीं दिखा कि घृणा है, लोगों के मन में घृणा पैदा होगी। तो मैंने एक कार्यक्रम इस बार किया था संसद में, शिक्षा मंत्री बनते ही गुरु पूर्णिमा का। और मैंने देखा हमारे संसद में खुद राष्ट्रपति भी प्राध्यापक थे, हमारे सभापति भी प्राध्यापक थे, उपसभापति पीजी कुरियन भी प्राध्यापक है, और सभी देखा तो 60 प्राध्यापक है, और उसमें से 20 लोग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और पढ़ाया है। ऐसे लोग हैं हमारे संसद का हमें सही परिचय नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सब गुंडे फुंडे, ऐसा नहीं है। मैं बैंक में काम करता था। मेरी माँ प्राइमरी टीचर है, रिटायर। मेरे पिताजी पत्रकार, लोकमान्य तिलक जी के इसमें। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आकर आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसे आदर्शवाद और ध्येयवाद पर चलने वाले लोगों की कमी नहीं है, हमें समझना चाहिए। और मेरे पार्टी में तो इतने लोग ऐसे हैं, इसलिए तो अलग पार्टी है। लेकिन मैं जैसे मालवीय जी की राजनीति, गांधी जी की राजनीति क्यों शुरुआत किया उन्होंने बीएचयू? क्योंकि ब्रिटिशों का कभी भी भाव ये न था कि हर भारतीय को पढ़ाए, ये उनका मिशन ही नहीं था। उनका मिशन था, उनका राजकाज चलाने के लिए एक भारतीय ब्यूरोक्रेट बाबू लोग उनको चाहिए, उतने तैयार करना उनका उद्देश्य था। मैकेलन ने लिखा है। और इसलिए गांधी जी और उनके सहयोगियों ने, लोकमान्य तिलक जी ने, मालवीय जी ने, डॉक्टर सैयद जी ने, सबने एक प्रयास किया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा का भी आंदोलन साथ साथ चले। और उसी में से ये सैकड़ों साल पहले विश्वविद्यालय आए, स्थापना हुई। और ये भारत का मूल ताकत है। जैसे मैं फिर कविताओं पर आऊंगा कि कविताओं में ताकत होती है। जैसे ये पुलकित का मैंने वर्णन किया, अटल जी की कविता तो बहुत है, आपको पता है, लेकिन गीत नया गाता हूं। बेनकाब चेहरे है, दाग बड़े गहरे है, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। और फिर
गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से, फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवांकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेत देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मोदी जी की अब कविता है। विचार प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है? 1986 के उत्तरार्ध के अंतिम महीने का प्रथम दिवस, स्थिर लटकता कैलेंडर जीवन की गति दर्शाता। स्थिर दीवार पर लटकता कैलेंडर जीवन की गति दर्शाता। रोज एक दिन आगे बढ़ता है, एक महीने के बाद पन्ना उलटता है, कैलेंडर फिर एक साल के बाद फेंक देते, हम नया कैलेंडर लगाते। 1986 के उत्तरार्ध के अंतिम महीने का प्रथम दिवस, स्थिर लटकता कैलेंडर जीवन की गति दर्शाता है। एक बड़ा आश्चर्य ही तो है ना, परंतु मानव की गति निरंतर है। और आगे अब देखिए थॉट प्रोसेस, जगत स्वयं ही एक गति है ना, परंतु इस गतिशील जगत में मैं कहां, कौन? आदिम प्रश्न है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, कहां पहुंचना है, क्या उद्देश्य है, जीवन का श्रेयस क्या, प्रेयस क्या? इसी की खोज में आदमी आगे बढ़ता है। जगत स्वयं ही एक गति है ना, परंतु इस गतिशील जगत में मैं कहां? क्या मैं गति के साथ हूं, क्या गति के सामने हूं? क्या प्रगति मुक्त गति या फिर गति का आभास मात्र है? क्या प्रगति, क्या मुक्त गति या फिर गति का आभास मात्र है? तो जो सवाल पड़ते हैं आदमी को, सारे यहां है, क्या मेरे भी हाल उस कैलेंडर जैसा तो नहीं ना, किसी भी प्रकार की हलचल के बिना जो गति का भास खड़ा करता है? क्या भाव है कि कैलेंडर है, कैलेंडर तो हिलता नहीं है, और वो कैलेंडर हिलता नहीं है, लेकिन गति का भास इसलिए होता है क्योंकि रोज तारीख बदलती है। पृथ्वी की गति है, दिन रात होता है, दिन बदलता है, लेकिन कैलेंडर स्थिर है। क्या मेरी ऐसी अवस्था तो नहीं है? या फिर जीवंतता के कारण स्थिरता नहीं, इसलिए गति है? जीवंतता के कारण स्थिरता नहीं, तो घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये गति काम से आई है या स्थिरता से आई है? ये सवाल कवि नरेंद्र मोदी को पढ़ा है, 1986 की कविता है। ये कवि मन होता है, ये प्रतिभाशाली संवेदनशील मन की कथा है, कविता है। और इसलिए तो फिर ये कहती अधोगति तो नहीं हो सकती, ऐसा कैसे कह सकते? हाँ, परंतु उसका मापदंड क्या? ये गति, प्रगति या अधोगति, सभी कुछ तो सापेक्ष ही न है ना। एक के मन जो प्रगति है, दूसरे के मन वो अधोगति क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप एक विचार को 360 डिग्री से जब देखने लगते हो तो आपको उसके अलग अलग मायने नजर आते हैं, और यही कविता होती है। कविता एक ताकत है, कविता एक भाव प्रकटीकरण का एक उच्चतम आविष्कार है। वैसे चित्रकला भी वही है, शिल्पकला भी वही है, सभी कला आविष्कार वही है कि जो मन के भाव को जो न देखे रवि वो देखे कवि, जो सूरज को नहीं दिखता मन में है, ताकत मन की है। और मन की ताकत से ये भाव प्रकट होते हैं शब्दों में, चित्रों में, शिल्पों में। हमें पत्थर दिखता है, उसको अंदर कलाकार को, उसमें शिल्पकार को उसके अंदर मूर्ति दिखती है। हमें कागज और केवल रंग दिखते हैं, उसके अंदर उसको एक पूरी कहानी होती है। हमें स्याही और कागज दिखता है, उसके अंदर एक पूरी कथा कविता होती है। तो ये जीवन है, ये कलाकारी है, ये संवेदनशील का मन का बहुत जबरदस्त आविष्कार है। और कितनी कविताएं हैं इसमें,
वो 66 साल के हैं, तो उनके जीवन के अनुभव है, चिंतन है, मूड्स है। कर्मयोगी का एक दर्शन होता है उसमें, उनकी कर्मयोगी मानसिकता जो आज हम रोज देख रहे हैं, वो कर्मयोगी मानसिकता का दर्शन उनके कविताओं में है। प्रकृति के प्रति ओतप्रोत प्रेम है। वो ऐसे ही नहीं पर्यावरण के प्रेमी बने और दुनिया में पर्यावरण का, मैं पर्यावरण मंत्री था। COP21 में पेरिस में अगर कोई बड़ा बदलाव हुआ है तो भारत विश्व का पर्यावरण का नेता करके उभर आया, मोदी जी के कारण आया, क्योंकि उनका प्रकृति का प्रेम सच्चा दिल से है। एक कविता है पतंग, वहां भी वो क्या कह रहे हैं, पतंग का विशेषता क्या है? हमें तो एक खेल है, ऊंचा उड़ता है, आनंद आता है, लेकिन उन्होंने कहा पृथ्वी पर उसकी डोर बांधी हुई है, कंट्रोल यहां है, लेकिन शिव जी के लैप में चरणों तक पहुंचता है, वो पतंग आई, वो कल्पना है उनकी। गरबा हमारी जो सशक्त कला एवं संस्कृति है, उसका दर्शन वाला है। अनेक कविताएं हैं जो ये उनकी फिलॉसफी, अंडरलाइनिंग फिलॉसफी मोदी जी की है, वो है नसीब पर नहीं, मेहनत पर विश्वास करते हैं। वर्क इज द सॉन्ग ऑफ लाइफ। काम ही, मेरी मां हमेशा कहती, वर्क, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। तो काम करते रुको मत, नया काम करो तो आराम होता है। तो वर्क इज सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, ये भाव कविताओं में है। देशभक्ति की तो अनेक कविताएं हैं, कारगिल पर बनाई कविता है, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रसंग जब वो चाय बेचते थे स्टेशन पर भी, तब जब जवान जाते थे तो उनसे पैसा नहीं लेते थे। जवानों को मुफ्त, हमारी सेवा यही है। आत्मविश्वास, भाईचारा, क्षमा, एक क्षमाशील होना एक बहुत बड़ा गुण होता है। और जिसको देश को लीड करना है, हमें अनेक प्रसंग आते हैं कि लगता है कि नहीं भाई बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर क्षमा भाव से भी देखना पड़ता है, वो भी है, समतोल बुद्धि है अंत में। और उन्होंने लिखा है, मेरे लिए तो स्तुति और टिप्पणी, क्रिटिसिज्म एंड प्रेज, जब एक ही भाव से लेना शुरू होता है तभी वो मानस का उन्नयन होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारा प्रसिद्ध वचन है, सा विद्या या विमुक्ति। विद्या क्या है? जो आपको एक समतोल बुद्धि देती है कि जो दुनिया को एक समतोल भाव से देख सके, हमारे व्यक्तित्व का उन्नयन कर सके। शिक्षा केवल रोजगार के कौशल को देने वाली शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा केवल विषय का ज्ञान देने वाला भी नहीं है, उससे बढ़कर एक अच्छा इंसान पैदा करने वाला और एक मानसिक सोच, एक समतोल बुद्धि प्रदान करने वाली वो शिक्षा होती है। और इसीलिए ये सब विश्वविद्यालयों का वही काम होता भी है। और मुझे लगता है मोदी जी की संवेदनशीलता, क्योंकि मोदी जी सबसे संवाद तो करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो रूखे रूखे है क्या, सूखे सूखे है क्या, लेकिन नहीं, उनके मन में ये पूरा भाव है। वो एक साक्षात कविता है और यही इसका समर्थानुवाद किया है, ये लोगों तक पहुंचे और ये विचार सबको सब तक पहुंच जाए। इसके लिए आपने डॉक्टर राजेश्वरी जी, यू हैव डन अ वंडरफुल वर्क एंड आई सैल्यूट यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। This CD entitled Swar Sumananjali was released on the occasion of the 150th anniversary of Mahamanandali.